11 बज गए थे जब उसकी आंख खुली। सर भारी भारी सा हो रहा था। वो यूं ही बालों का जूड़ा बनाए कसलमंदी से पीछे बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। तबीयत अजीब कनूती सी हो रही थी। रात भी गुजर गई थी मगर वो हनूज गायब था। उस पर डोर नॉक हुआ। वो दुपट्टा ठीक करते उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने मोमिन शाह को खड़े पाया। अस्सलामुअलैकुम। मोमिन ने सलाम किया। नज़रें किसी और को ढूंढ रही थीं। जब से आया था बेचैनी से उसका मुंतज़िर था। वो सुबह से इंतज़ार कर रहा था मगर वो नहीं आया तो वही चला आया। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत? औरत शेर उठ गया। वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है और नंबर क्यों बंद है उसका? कल से ट्राई कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ गया और नंबर क्यों बंद है ये भी नहीं जानती मैं। वैसे भी आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पता होता है और होना भी चाहिए। लहजे में ना चाहते हुए भी करवाहट सी घुल गई। ईशल कहाँ है औरत शेर? कहा तो है मुझे नहीं पता, अब आप जा सकते हैं। ईशल कहाँ है औरत शेर? कहा तो है कि मुझे नहीं पता, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। जो आपको मतलूब है वो यहाँ दस्तयाब नहीं। रुखाई से कहते ही उसके मुंह पर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। औरत शेर कहाँ है? वो संजीदा तेवर लिए खड़ा था। उष्ना, इरा और हुरिया जो उस वक्त बातों में मसरूफ थी यकदम खामोश हुई। मॉम, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। औरत शेर कहाँ है? किसी को नहीं पता कहाँ है वो। परसों रात घर आया था फिर वापस चला गया। कल से उसका नंबर भी बंद है और मुझे किसी ने बताना ज़रूरी भी ख्याल नहीं किया। क्या करते तुम वहाँ परेशान होते? अगर हमें बताकर जाता तो क्या हम उसको यूं जाने देते? उसने तो कानों कान किसी को खबर ही नहीं होने दी और बीवी उसकी सिरे से लाइल्मी का इजहार कर रही है। वो कुछ पल खामोशी से खड़ा रहा फिर वैसे ही चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मोमिन, क्या हुआ है आपको? ऐसे अंधेरा क्यों किया हुआ कमरे में? तबीयत तो ठीक है आपकी? मीराल काफ़ी देर जायशा, मिनल और हानिया के साथ बैठकर अब कमरे में आई तो आगे वो घुप अंधेरा किए रॉकिंग चेयर पर नीम दराज था। कमरा सिगरेट के धुएं से भरा पड़ा था। मीराल ने दुपट्टे का पल्लू नाक पर रखते टेरेस का दरवाज़ा खोला और खिड़कियों के शीशे हटाए मगर वो टस से मस नहीं हुआ। मीराल फिक्रमंद सी आगे बढ़ी। मोमिन, उसने उसके कंधे पर बाकायदा हाथ रखा। चला गया ना वो, अब नहीं आएगा वापस, नहीं आएगा अब। मीराल को फौरन तो कुछ समझ ना आई कि वो किस बारे में बात कर रहा है। कितना कहा था मैंने उसको कि बता दे मगर उसका ख्याल था वो मर्द है, बर्दाश्त कर लेगा। मगर वो लड़की है, छोटी है, ज़िद्दी है, लाडली है, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, उसका भरम टूट जाएगा। उसको बचाने के चक्कर में खुद टूट गया, जाने कहाँ चला गया। वो खुद से हम कलामी के अंदाज में बोला, मोमिन क्या हुआ है, आप किसकी बात कर रहे हैं? और चेत चला गया। देखो मुझे बताए बगैर ही चला गया, मेरा इंतज़ार किए बगैर चला गया। मोमिन, ऐसा क्या हुआ था कि ईशल और उरत भाई की शादी करना पड़ी? जबकि ईशल आपके नाम से मंसूब रही तो फिर शादी क्यों नहीं आप दोनों की हुई? और फिर मैंने उनके दरमियान वाज़े खिंचाव की किसी कैफियत भी महसूस की है। मोमिन ने सिगरेट सुलगाई जैसे किसी कश्मकश में हो कि बताए या ना। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई मसला नहीं, प्लीज़ आप परेशान ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है मीराल, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको सारे हक खुद सौंप रहा हूँ। बस कश्मकश में हूँ क्योंकि ये बात मेरे अलावा 2 और लोगों से भी जुड़ी है। लेकिन खैर आप बैठे, मैं बताता हूँ। मेरा एक केस था और इस केस के छोड़ने के लिए मुखालिफ पार्टी के लोग मुझे तरह तरह की धमकियाँ दे रहे थे मगर मैंने उनकी बातों को ख़ास अहमियत ना दी। जिस दिन केस की हियरिंग थी उस दिन मिनल छुट्टी पर थी, इसलिए ईशल को भी फरवा चची ने बहुत मना किया कि घर रुक जाए मगर वो सदा की ज़िद्दी कॉलेज चली गई और वहाँ से उसको ट्रैप करके किडनैप कर लिया गया। मैं और उरत शेर कोर्ट जा रहे थे जब मुझे कॉल आई और ये खबर मिली। मैं वापस जाना चाहता था मगर उरत शेर ने मुझे कोर्ट जाने का बोला और खुद ईशल की तलाश में निकल गया। ज़ाहिर भाई और जुरेज लोग भी उसको ढूंढ रहे थे। जब उरत शेर सबसे पहले वहाँ पहुँच गया और उसको वहाँ से निकाल कर फार्म हाउस पर ले आया, उसी रात उसकी आजमाइश शुरू हो गई। ऐसी कड़ी आजमाइश जो उसको बुरी तरह अजियत की इंतहाओं पर ले गई। यकदम ही उसका रवैया सबके साथ कुछ चेंज हो गया। वो घर से ज़्यादातर बाहर रहने लगा या फिर फार्म हाउस पर रुक जाता। कुछ ही दिनों बाद ट्रेनिंग कोर्स का बहाना करके पाकिस्तान से फ्लाई कर गया। फिर वहाँ जाकर टाल मटोल करने लग गया। डैड उसके बदले हुए रवैये को जान चुके थे और उन्होंने ये काम ज़ाहिर भाई के सुपुर्द किया। भाई उसके पीछे लंदन जा पहुँचे मगर वो आने पर रजामंद ना था। फिर डैड और डैडी भी अचानक चल दिए और मुझे औरत शेर ने वहीं बुला लिया। हम सब परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने उसको ये दरबदरी सौंप दी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो डैड उससे बात कर रहे थे और मैंने उसको पहली बार इतना टूटे बिखरे देखा। बढ़ी हुई शेव, रत जगहों और कसरत सिगरेट नोशी के सबब आंखों के गिर्द बने स्याह हल्के बिखरे बाल और सुता हुआ चेहरा। उस वक्त वो अपने आप में नहीं था जैसे। डैड उसको बात करने से मना कर रहे थे मगर वो बात करना चाहता था। मैंने डैड को बेफिक्र हो जाने का बोला और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और फिर उसने वो सब मुझे बताया जो वो उन दिनों बर्दाश्त कर रहा था।
तुम मुझे सच बताओ उरद शेर, ये ईशल से मोहब्बत वाली कहानी मुझे पता है कि तुम्हारी मन घड़त है। मोमिन, मैं मर जाना चाहता हूँ। कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे कठिन भी हो सकते हैं कि मेरे बस से बाहर हो जाए। उरद शेर, मैं हूँ ना, तुम बताओ क्या बताना चाहते हो, बिला झिझक कह डालो, मैं सुन रहा हूँ। मोमिन ने उसका हौसला बढ़ाया था। मोमिन, उरद शेर की जान जैसे तूफानों की जद में है। अकेले लड़ रहा हूँ इस खौफ से कि तू सच सुनने के बाद कहीं मुंह ना मोड़ ले मुझसे। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो मोमिन को उरद शेर से जुदा कर सके। तू वादा करता है ना कि साथ नहीं छोड़ेगा। वो वहमों का शिकार उससे वादे वईद कर रहा था। वादा रहा। तू बता, किस चीज़ ने तुझे इन हालों में पहुंचा दिया? तुम्हें याद है जिस दिन ईशल किडनैप हुई थी? हाँ मुझे याद है। ऐसा क्या हुआ था वहाँ जिसने तुम्हें यूं बंजारा बना दिया? उरद शेर, मर गया था वहाँ मोमिन। अगर मुझे कोई कहे कि दीवार है अगर कोई मुझे कहे कि दीवार के उस पार मेरी मौत है तो मैं बिला खौफ व ख़तर मौत से आंखें मिलाने की हिम्मत रखता हूँ। मगर दीवार के इस पार मौत से भी बदतर सूरत हाल थी जिसने मेरी गैरत की धज्जियाँ उड़ा दी। उरद शेर, क्या हुआ था? मोमिन का दिल पत्ते की मानित कांपा। शहाबुद्दीन ने क्या कहा था तुम्हें कि उसके कुछ मेहमान आ रहे हैं वगैरह वगैरह? उरद शेर ने बात अधूरी छोड़ दी। बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। मोमिन की हालत उस वक्त उरद शेर जैसी ही हो रही थी। मैंने ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ तो जो मैंने देखा, काश उससे पहले मैं सच में मर जाता। मोमिन, तुम यकीन करो, मेरा खुदा जानता है कि वो एक इत्तफाक था। तुमने क्या देखा वहाँ? इस बार उसकी आवाज़ भी लर्ज़ां थी। मैंने हमेशा जिस लड़की को एक छोटी बच्ची, कज़न, बहन और भाभी समझा और उसी नज़र से देखा, जिसके चेहरे पर भी मैंने सरसरी सी नज़र के अलावा कभी नज़र नहीं डाली, उस वक्त उसके जिस्म पर एक तार बराबर भी कपड़ा नहीं था। मोमिन, उस वक्त वो बेलिबास खुद को उन दरिंदों से छुड़वाने की तगोदो में थी। वो एक सैयदजादी है मोमिन। मेरे लिए वो हर लिहाज से काबिल एहतराम है। चाहे उसको कज़न समझूं, बहन, चाहे भाभी। अगर उनमें से कुछ भी ना समझूं तो वो एक औरत होने की हैसियत से इज्जत की मुस्तहिक है। मगर जो गैर इरादी नज़र पड़ी वो मुझे मार ही गई मोमिन। मैं मर गया था वहाँ। तुम सोचो, जिसको तुम अपने बड़े भाई के हवाले से देखते हो और जिसका तुमने कभी बाल भी ना देखा, उसको तुम यूं देखो, वो क़यामत थी मोमिन। उसको वो मखसूस नशा दिया गया था जिसके बाइस वो बज़ाहिर तो होश में थी मगर उसके आज़ाब सुन थे। मगर फिर भी वो बुरी तरह मज़ाहमत कर रही थी। वहाँ दो बंदे थे जो उसको कोई वाहियात सा लिबास पहनाने की कोशिश कर रहे थे। वो मर्द बदतरीन मौत के हकदार थे। मेरा दिमाग उस पल जैसे फटने को था और वो मेरे हाथों उसी वक्त मारे भी गए। मगर मुझे आज तक अफसोस है और ख़ुद पर गुस्सा आता है कि वो उस मौत के हरगिज़ काबिल न थे जो मैंने उनको दी। कपड़े उसके ना मैं पहनाने की पोजीशन में था, ना मुझसे ये होना था। सो जैसे तैसे मैंने उसको उसकी चादर में लपेट कर सीधा फार्म हाउस पहुंचा दिया कि तुम लोगों के पहुंचने से पहले कुछ हो सके। मगर किस्मत की बात कि मुलाजमा और उसकी बेटी दोनों छुट्टी पर गई हुई थी। तुम यकीन करो, उस वक्त दिल कर रहा था या तो दुनिया को तहस नहस कर दूं या खुद को मार डालूं। मैं गार्ड से मुलाजमा के बारे में पूछकर वापस जा रहा था कि एक औरत एक बच्चा उठाए गेट पर चली आई। उसका बच्चा बीमार था और उसको पैसों की ज़रूरत थी। मुझे उस वक्त वो औरत कोई फरिश्ता मालूम हुई। मैंने गार्ड को उसको अंदर आने का बोला और उसको लिए कमरे तक आया जहाँ वह होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर मैंने उस औरत को कहा कि इसको पहना दे। मगर मैं उस वक्त इतना खौफजदा था कि किसी पर एतबार नहीं हो रहा था, तो लाइट ऑफ करके दूसरी तरफ मुंह किए वहीं खड़ा रहा। उस औरत ने उसे कपड़े पहनाए। मेरे हाथ में जितने नोट आए मैंने उसको थमाए और वो दुआएं देती चलती बनी। फिर तुम सब आ गए। ईशल हवेली चली गई। मगर जब जब मेरी तुम पर नज़र पड़ती मुझे अपना आप चोर सा लगता, अपना आप खाइन सा महसूस होता था। आंखें बंद करता हूँ तो न जाने वो मंज़र कहाँ से आंखों के पर्दे पर उभर आता है। जब जब उसको देखता हूँ तो वो सब दोबारा याद आ जाता है। मैं तरस गया हूँ सोने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। ये क्या हो गया है मोमिन? वो तुम्हारे नाम से मंसूब है, उसे मेरी भाभी बनना था, मगर ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा दिल करता है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ मोमिन। मैं बहुत अजियत में हूँ। बेकसूर होते हुए भी मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ मोमिन। तुम्हारी इज्जत उरद शेर को अपनी जान से भी प्यारी है, मगर मेरी गैरत का यूं इम्तहान होगा मैंने सोचा ना था। इसीलिए चुपचाप निकल आया कि ना दोबारा वहाँ जाऊँगा, ना तुम दोनों का सामना होगा, ना कुछ याद आएगा। मगर ये भी नहीं हो सका। उस एक नज़र में उरद शेर का सकून, चैन, नींद सब जाता रहा। मुझे उसका यही हल नज़र आया कि बिना किसी को खबर हुए मैं खामोशी से बहाना करके तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल आऊँ। मगर ऐसा भी नहीं हुआ।
अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो एक घर में रहते आमना सामना लाजमी बात है, तो फिर यही हो सकता है कि मैं उसको अपने निकाह में ले लूँ ताकि इस अजियत से तो छुटकारा मिले, या फिर ये हो सकता है कि उसको कहीं किसी और के साथ रुखसत कर दें ताकि आमना सामना ना हो। मगर उसको तुम्हारे साथ नहीं देख सकता मोमिन, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं अब उसको हरगिज़ भी तुम्हारे हवाले से नहीं सोच सकता, मैं मर जाऊँगा मोमिन। मैं पहले ही बहुत अजियत में हूँ, मुझे मज़ीद मुश्किल में मत डालना। ये सोच कर ही दम घुटता है कि जिसको मैं इस हाल में देख आया हूँ वो आने वाले कल में मेरी भाभी बने, हो ही नहीं सकता। वो नज़र भले गैर इरादी थी, मगर मेरी गैरत को ये किसी तौर गवारा नहीं मोमिन कि वो तुम्हारी बीवी बने। क्या ईशल मान जाएगी इस सब के लिए? मोमिन के पास जैसे लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए थे। कहता भी तो क्या कि कसूरवार तो कोई भी ना था, ना ईशल ना उरच्छेद। किस्मत ने ताना बाना ही ऐसा बुना था कि समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। मेरे लिए ना माने तो फिर किसी और के लिए मनाओ और रुखसत कर दो। तुम मुझसे बात करो, वो समझ जाएगी और इस तरह मेरे ख्याल में वो आसानी से मान जाएगी। खुद को संभालते मोमिन ने उस वक्त उसे मशवरा दिया। क्या बताऊँ उसको? ये सब बताऊँ? किस हैसियत से बताऊँ? कज़न की हैसियत से, भाई की हैसियत से, या फिर जेठ बनकर जाऊँ? मर जाएगी वो ये सब जानने के बाद। औरत के लिए उसकी निस्वानियत, उसका वक़ार सबसे अहम होता है। क्या करूँ? उससे सर उठाकर जीने का हक़ छीन लूँ क्या? सब जानते हैं कि वो तुम्हारे बाद किसी से शादी नहीं करेगी, लेकिन अगर मुझसे नहीं करेगी तो भी सारी उम्र उससे और मुझसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे हम। और ऐसे में हम अपनी अपनी ज़िंदगी में कैसे मुतमईन रहेंगे? अगर वो मुझे मुंतखब करती है तो भी तुम उसको जानते हो, वो समझेगी मैंने हमदर्दी में उससे शादी की है, तरस खा रहा हूँ उस पर। इससे बेहतर है मैं उसको यही बताऊँ कि मैं पसंद करता हूँ उसे, इसलिए शादी कर रहा हूँ। ऐसे में वो लड़ेगी, गुस्सा करेगी, जो भी करेगी, मगर वो उस अज़ियत से ज़्यादा नहीं होगी जिसमें वो ये सब जानने के बाद जाएगी। ऐसे में मैं ही बुरा बनूंगा ना, मुझे बुरा बनना मंजूर है। कब तक लड़ेगी? कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर उसको ये पता चल गया तो उसका खुद पर जो एतमाद है, एक औरत होने का जो फ़ख्र है, वो टूट जाएगा। सारी ज़िंदगी वो इस बात को नहीं भूलेगी। वो लड़ेगी, बुरा भला कहेगी, मगर सर उठाकर जिएगी। लेकिन अगर मेरे सामने वो सर झुकाए या नज़र झुकाए, मुझे मंजूर नहीं। ये सब करके मुझे अच्छाई के कोई मेडल नहीं चाहिए मोमिन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारे, वैसे ही सर उठाकर चले। लेकिन बस ये चाहता हूँ कि मेरे नाम से जुड़ जाए, ताकि मैं उसको देखूँ तो ये जो अज़ियत है ना, ये ना हो। मेरी महरम बन जाए, मुझ पर एहसान कर दे, मेरी अज़ियतें कम कर दे। तकदीर ने अगर हमें यहाँ इस मोड़ पर खड़ा किया है तो वो मुझे कबूल कर ले, ताकि उसके वजूद पर मेरा हक़ साबित हो जाए और वो मेरे ख्वाबों में, ख़यालों में, सोचों में, जहाँ दिल करे आए जाए। मगर इस वक्त हम नामहरम हैं, और कसम उस ज़ात की मैं हर तरह कोशिश करके देख चुका हूँ कि भूल जाऊँ, मगर जहन से ऐसा चिपका है वो सब कि वो मेरी जान अजाब हो चुकी है। तुम ठीक हो अपनी जगह, मगर ये अच्छा खासा मुश्किल साबित हो सकता है औरत शेर। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जिस अजियत में इस वक्त हूँ मैं, उसके सामने मौत की अजियत भी कम है यार। मोमिन ने अपनी और औरत शेर की गुफ्तगू मुख्तसर करके उसे बता दी। अब आप खुद सोचें, मैं उस वक्त क्या करता? मियाँ बीवी का पर्दा एक है। अल्लाह ने हर मुसलमान मर्द और औरत का लिबास सिर्फ उसके शरीक हयात को बनाया। उसके अलावा मर्द का मर्द से और औरत का औरत से भी पर्दा है। क्या उस लड़की से शादी कर लेता जिसका मेरे भाई से पर्दा नहीं रहा? औरत शेर ने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात अपने तक रखूँगा। मुझे भी सिर्फ इसलिए बताई कि मेरी और ईशल की शादी की बात चल रही थी। अगर मेरी और ईशल की बात पक्की ना हुई होती तो शायद वो मुझे भी कभी ना बताता, मगर चूंकि घर में कोई भी इसके लिए रजामंद ना था तो मुझे अरमान चाचू से बात करना पड़ी, और फिर उन्होंने भी यही फैसला किया कि वो औरत शेर के अलावा किसी के साथ वैसे भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जैसे इस वाक़े से पहले गुजार सकती थी। मगर फिर भी औरत शेर ईशल को इस सब से दूर रखना चाहता था। उसका ख्याल था कि वो लड़ेगी, गुस्सा करेगी, फिर कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी, मगर वो वैसी ही है, अपनी मर्ज़ी की मालिक, और वो खुद बुरा बन गया क्योंकि वो उसका भरम नहीं टूटने देना चाहता था। मगर देखो आज वो खुद ही रेजा रेजा हो गया। उफ, उरद शेर भाई ये सब कैसे बर्दाश्त करते रहे? बज़ाहिर वो कितना मुतमईन नज़र आते थे। मीराल को भी उस वक्त तरस आया था उरद शेर पर। तो अब क्या करेंगे आप? ईशल को बता देंगे ये सब के अब उसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। शायद ऐसे ही उनके दरमियान मामला ठीक हो। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। वो तनफन करते उठा और बाहर निकल गया। मीराल उसके पीछे लपकी। ईशल यूं ही मैगजीन के वर्के उलट रही थी जब धार से दरवाज़ा खुला। क्या कहा तुमने उसे? बोलो, क्यों वो घर छोड़कर गया ऐसे? वो बोल नहीं रहा था, धाड़ रहा था। ईशल ने उसको यूं गुस्से में कभी नहीं देखा था। परेशान तो मीराल भी रह गई थी। मोमिन प्लीज़ काम डाउन हो जाएं आप,
मिराल इससे कहें कि ये खुद बता दे तो अच्छा होगा। इससे पहले कि ईशल या मिराल कुछ कहती, मोमिन का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर चमकता नंबर नहीं, ज़िंदगी की नवीद था, जिसे उसने बेताबी से फ़ौरन कॉल रिसीव की उठाकर। और अच्छेर, मैं तेरी जान ले लूँगा। आज वो सलाम दुआ हाल अहवाल के सब ज़ाब्ते भूले हुए था। तुझ पर 100 यार कुर्बान, और अच्छेर की जान कुर्बान। वो जानता था मोमिन शाद की हालत, इसीलिए लाड से बोला। मीराल ने शुक्र की सांस ली, वरना तो वो डरी गई थी जाने अभी क्या हो जाता। जबकि ईशल के कान भी उसी तरफ लगे हुए थे। बकवास मत कर, कहाँ दफान हुआ है तू, ये बोल। जान ले लूँगा मैं तेरी। बस कुछ इमरजेंसी काम आ गया तो निकल गया, और मोबाइल मेरे में कुछ फॉल्ट हो गया था, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर सका। इमरजेंसी काम पहले भी आते रहते थे, मगर ऐसे कभी नहीं हुआ। और मोबाइल में फॉल्ट था तो कहीं से भी तो राब्ता हो सकता था ना, या नहीं हो सकता था। ये बहुत ही भोंडा सा जवाब था जिससे तू मुझे मुतमईन नहीं कर सकता। आहो वकील साहब, आपको तो सबूत दरकार होंगे ना। वो उसका मूड बहाल करने की कोशिश में था। कहाँ हो इस वक्त? यहीं था यार, मगर अभी 10 मिनट के बाद फ़्लाइट है मेरी, इसलिए सोचा पहले तुझे इन्फॉर्म कर दूं। कहाँ की फ़्लाइट है? मोमिन मोबाइल कान से लगाए वापस पलट गया। काम था थोड़ा सा, मैंने सोचा चलो कहीं घूम फिर भी लेंगे और काम भी हो जाएगा। और अच्छेर, मोमिन ने तंबी की, क्या तुझे भी बोल के बताना पड़ा करेगा अब? और अच्छेर का लहजा अब की बार टूट फूट का शिकार था। लगवा लिए मेडल, बन के देख लिया? अच्छा किया, मैं तो काबिल कबूल भी ना बन सका यारा। दम घुटने लगा है उसका मेरे साथ, इसलिए चला आया। तेरे लायक नहीं थी वो, तूने खुद अपने साथ अच्छा नहीं किया। उसका सोचा, अपना क्यों नहीं सोचा? अपना ही तो सोचा मैंने कि वो पास होगी, मेरे नाम होगी तो इन अजियतों से निजात मिल जाएगी, इन अजियतों से आज़ादी मिल जाएगी। मगर उसका सोचा ही नहीं कि वो मेरे साथ किस कदर अजियत में होगी। छोड़ दे औरत शेर, मोमिन का दिल जैसे किसी मुट्ठी में भिंचा हो किसी ने। छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दे, वो जहाँ जाती है जाने दे, मत बांध उसको। मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ उसके साथ। किस्मत भी अजीब है, ज़बरदस्ती पकड़कर मेरा सकून जोड़ा भी तो किसके साथ। काश उस दिन मैं तुझे ना रोकता और मेरी जगह तुम वहाँ जाते तो ये सब ना होता। यही तो तकदीर है औरत शेर, जो लिखी जा चुकी है। मैंने तो मान लिया तकदीर का लिखा, वो क्यों नहीं मान लेती सबको? क्यों मेरा जीना मुश्किल कर रही है वो? वापस आ जा औरत शेर, अब तो जाने कब वापस पलटूं। शायद मैं आऊँ तो ज़माने बीत चुके हों, बहारें गुजर चुकी हों, बारिशें बरस बरस कर हर सू जल थल मचा चुकी हों, मगर मुझे जाने कहाँ कहाँ भटकना है। वो चाहती है तो चलो उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं उसके ख्वाब पूरे होने से पहले ही तोड़ चुका हूँ। बदले में उसने मेरी आंखों को ख्वाबों की लज्जत से आशना होने से पहले ही वीरान कर दिया। अपना ख्याल रखना, अनाउंसमेंट हो रही है, चलता हूँ। औरत शेर, मोमिन ने तड़प कर पुकारा। मोमिन शाह, मत कर यारा, तेरा औरत शेर बर्दाश्त कर सकता है, मगर तेरा यूं पुकारना मेरा जाना मुश्किल कर देगा। कहाँ जा रहा है ये तो बता दे, जहाँ किस्मत ले जाए। उसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया था उसका। एहान, आपसे एक बात करना थी। बोले, मैं सुन रहा हूँ। हानिया से कब मिले आप? आज ही तारुफ हुआ है नाश्ते की मेज़ पर, आप ही ने बताया था। कैसी लगी आपको? इस कैसी लगी का पस मंज़र क्या है, पहले वो बता दें ताकि मैं उस हिसाब से जवाब दे सकूं। दिलशेर के लिए कैसी रहेगी? शायद सूट ना करे। अपनी फाइल पर झुके उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों कहा आपने ऐसा? मुझे लगा तो मैंने कह दिया, लेकिन आप ये भी तो देखें कि दिलशेर उसको जानता है, और जिस टोन में मैंने उसको बात करते सुना है ना, उससे वाज़े होता है कि उनके दरमियान अच्छी खासी सलाम दुआ है। मैंने आज तक दिलशेर को किसी लड़की के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करते नहीं देखा। आप जानते हैं ना वो कितना कन्नी कतराता है इस मामले में, मगर हानिया के साथ वो जैसे बात कर रहा था वो मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं थी। मीर शाह का पता है ना आपको? जिस दिन की हानिया आया वो उसी दिन उसके बारे में पता करवा चुके थे, और माजरत के साथ वो मेरी बच्चियों जैसी है, मगर उसका रिकॉर्ड अच्छा खासा मशकूक है। मतलब इतनी खुली डुल्ली ज़िंदगी तो हमारे लड़कों ने नहीं गुजारी जितनी वो गुजार रही है। हमने हमारे बच्चों में से किसी ने ये क्लब्स वगैरह का मुंह भी नहीं देखा कभी, और वो हर दूसरे दिन वहाँ पाई जाती है। मुझे नहीं पता आपके जहन में ये बात कहाँ से आई। पता नहीं क्यों एहान, मैंने दिलशेर के लिए किसी बहुत ही प्यारी लड़की का सोचा था, और जब ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी को उसके साथ खड़े देखा तो वो मंजर मेरी निगाहों में यूं पैवस्त हो गया कि जाने कब वो मेरी ख्वाहिश बन गई। मुझे लगता है जैसे दिलशेर के साथ और कोई इतना सूट नहीं करेगी जितनी प्यारी वो लग रही थी। नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी पढ़ते हैं, मगर आपका बेटा पंजगाना नमाज के साथ नफली इबादत का भी आदी है, जबकि उसके लिए जो लड़की आप सेलेक्ट कर रही हैं वो स्मोक के साथ ड्रिंक भी करती है। क्या ये आपके बेटे के साथ ज्यादती नहीं? दिलशेर से बात करके देखूं? वो जाने क्यों सब जानते बूझते भी बच्चों की तरह उसी चीज़ के लिए मचल रही थी जो हार्मफुल हो सकती थी। अगर आप करना चाहती हैं तो कर लें बात, शायद आप ठीक कह रहे हैं। वो दिल महसूस कर बैठ गई। इतनी अच्छी लग गई है वो आपको कि अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोच रही।
पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि दिलशेर हमेशा बाकी बच्चों से भी ज़्यादा मोहतात रहा है और उसके साथ किसी लड़की को देखकर जाने ये ख्वाहिश कहाँ से पैदा हो गई। एहान, हर इंसान बुरा तो नहीं होता ना। आप ही तो कहते हैं कि हर चीज़ में अच्छाई का पहलू तलाश करना चाहिए। वो बुरी लड़की नहीं है, बस कुछ हालात, कुछ अपनी ज़िद में वो इस राह पर चल पड़ी, मगर सुधार तो कभी भी पैदा हो सकता है ना। इसका मतलब है आप फाइनल कर चुकी हैं। एहान ने मुस्कुराते हुए फाइल बंद की। फाइनल तो वही करेगा ना जिसको ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने तो बस वैसे ही, जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें। आप जानती हैं कि दिलशेर के लिए आपकी हर बात हुक्म का दर्जा रखती है। अस्सलामुअलैकुम। ज़ाहिर शाह अमीर ने लाउंज में दाखिल होते मुश्तरका सलाम किया। वो जो मिनहल लोगों के साथ पूरी तरह बातों में मगन थी, उसकी आमद पर ज़ुबान को एक पल को जैसे धड़कनें भी थमी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे खैरियत से घर आ गए। हुरिया के चेहरे की तो जैसे रौनक लौट आई थी। मिनहल और मिलाल ने भी आगे बढ़कर सलाम किया और हाल अहवाल पूछा, जबकि जायशा तज़बज़ब का शिकार होते वहाँ से खिसकने के चक्कर में थी। ज़ाहिर शाह अमीर उसको पर तोलते देख चुका था। उस पल जायशा ने उसकी तरफ देखा तो वो भी उसी की तरफ मुतवज्जो था, तो वो नज़रें चुरा गई, जबकि ज़ाहिर ने नज़र हटाना ज़रूरी नहीं समझा। आप यूँ इतने प्यार से भाभी को मत देखें भाई, सब मौजूद हैं यहाँ। इंशाल्लाह आगे बहुत मौके आएंगे, भाभी को जी भर के निहार लीजिएगा। उसके पहलू में बैठे जुरेज की ज़ुबान में खुजली हुई। तू चाहता है कि जहाँ से वापस आया वहीं वापस भेज दूँ तुझे? हरगिज़ नहीं। उस मनहूस से बिस्तर में बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा कर आया हूँ। आप अपना कंटिन्यू करें, मैं तो वैसे भी जाने लगा हूँ। और नैनो से नैन मिला लें। बेस्ट ऑफ लक। मैं अपनी भाभी माँ से बाद में बात कर लूँगा। और आपकी वो क्या थी? हाँ वो अरीशा, उसका भी सब कुछ बताऊँगा भाभी माँ को। बता देना। मैं क्या डरता हूँ तुझसे या तेरी भाभी माँ से? नहीं, मगर बहुत जल्द आप भी डरने लग जाएंगे। बेगमात से सभी डरते हैं और हमारे घर में तो वैसे भी सिनफ़े नाजुक का बोलबाला है। कुछ ही देर में वहाँ सब जमा हो चुके थे। भांत भांत की बोलियां थी, कह कहे थे और इन कह कहों के रंग भी फीके से थे। अपने तौर पर सब खुश नज़र आने की जतन कर रहे थे, मगर चेहरों पर इस तरह वाज़े रकम था। और अच्छे से कांटेक्ट हुआ। सब बड़े बारी बारी उठकर इधर उधर हुए तो ज़ाहिर शाह मोमिन की तरफ मुतवज्जो हुआ। आज कुछ देर पहले कॉल आई थी उसकी, किसी काम से गया है, आ जाएगा। तुम्हारा लहजा इस बात की चुगली खा रहा है कि तुम सच नहीं कह रहे मोमिन शाह। क्या कहा उसने और क्यों गया है वो अब? इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये राह उसने खुद चुनी या किस्मत ने उसके कदम इस राह पर डाले थे। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है भाई कि वो दर बदर भटक रहा है और जाने कब तक यूं ही चलेगा। उसके और ईशल के दरमियान कुछ हुआ है क्या? उनके दरमियान कुछ है ही नहीं सिवाय ज़बरदस्ती के। वो किसी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं। डैड का क्या कहना है इस बारे में? उनको बताया तुमने औरत शेर की कॉल का? उनका कहना यही है कि उनके लिए ईशल और उरद-शेर दोनों बराबर हैं। ईशल परेशान हो ये भी उन्हें गवारा नहीं, और उरद-शेर बेसकून रहे ये भी वो नहीं देख सकते। अगर एक की साइड लेते हैं तो दूसरे के साथ ज़्यादती होगी। डैड के ख्याल में यहाँ बात आपकी, मेरी या किसी भी तीसरे की नहीं भाई, यहाँ बात सिर्फ समझने की और किस्मत के लिखे को मानने की है, जिसे उरद-शेर ने मान लिया। वैसे ईशल भी एक बार समझने की कोशिश तो करे, ज़िंदगी को आगे तो बढ़ाए, मगर नहीं, इतना कुछ हो गया वो उसे एक नुक्ते से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। चलो देखते हैं अब क्या करना चाहिए कि उनके मामलात सेट हो जाएं। वो दोनों सर जोड़े इन्हीं बातों में मसरूफ़ थे जब जायशा, जो काफ़ी देर से मंजर से हटना चाहती थी, उसको बातों में मसरूफ़ देखकर खामोशी से वहाँ से रफू चक्कर हुई। इसको लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलता। बेवकूफ़ लड़की जानती नहीं कि मेरी नज़र बराबर उसको गिरफ्त में लिए हुए। जायशा के उठ के जाने का उसे पता चल चुका था, हालांकि उसका रुख अभी भी मोमिन की तरफ था। एक तो ये उरद-शेर बहुत ही गलत वक्त पर पंगा डाल लेता है भाई। भाई की लव स्टोरी में सबसे बड़ा विलन उरद-शेर है। पहले भी भाई भाभी को छोड़कर उसको लेने चले गए थे और पीछे से भाभी माँ गायब हो गई। अब भाभी मिली तो फिर से उरद-शेर गायब है। वैसे भाभी आपको मिली कहाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ही बेखबर रहता हूँ तुम लोगों की तरह? गधा समझ रखा है क्या मुझे कि एक लड़की ना संभाली जाए? जाहिर के जले कटे जवाब पर जुरेज और उसके पीछे कंधे पर मुंह टिकाए बैठे अर्श ने एक दूसरे को देखा। हमें क्यों नहीं बताया जब आपको उनके बारे में पता चल गया था पहले ही? क्योंकि तुम लोगों की लापरवाही को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जब मैंने कोई काम तुम लोगों के ज़िम्मे लगाया था तो उसको अच्छे से सर अंजाम देना था ना। और वो अरीशा जिसको तकरीबन तकरीबन आप फाइनल कर चुके थे, वो लंबी बात है, फिर सही, फ़िलहाल मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। यूँ कहे ना भाभी माँ की याद सता रही है आपको? अर्श ने बत्तीसी निकाली। काश कि मैं ये दांत तोड़कर तुम्हारे हाथ पर रख सकूं, मगर फिर सोचता हूँ झूठा है तू। अब मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ भाई, खैर से शादी के काबिल हूँ। अर्श ने ढिठाई से कहा। बड़े भाई का हया लिहाज तो तुम लोगों को वैसे भी नहीं रहा, तो तुम भी बिस्मिल्लाह कर लो, पहले चढ़ जाओ घोड़ी पर। बड़े भाई का हया लिहाज तो तुम लोगों को वैसे भी नहीं रहा,
तो तुम भी बिस्मिल्लाह करो, पहले तुम चढ़ जाओ घोड़ी पर, मेरी तो वैसे ही यूं ही गुजर जाएगी। कभी तुम लोगों को ढूंढता फिरूंगा, कभी उस मैडम को। भाई इस बार तो सेहरा आपके सर पर सजेगा, अब दिल छोटा ना करे। मैं अपनी भाभी माँ के साथ मिलकर आपका जीना हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जुरेज, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये सांड जैसी गर्दन दबा दूं? मुबालगा आराई की भी कोई हद होती है भाई, मेरी नाजुक सुराहीदार गर्दन। मुबालगा आराई की भी हद होती है भाई, मेरी नाजुक सुराहीदार गर्दन पर बुरी नज़र मत डालें। मुझ पर सिर्फ मिनहल का हक है, काश ये नेक काम मिनहल ही कर दे, हम उसके एहसान मंद रहेंगे। क्या मुझ पर हक जताने वाला? वो ढिठाई से बोला, नहीं, तेरी गर्दन